हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ मैगज़ीन इंग्लिश एडिशन जो है वो 1 से लेकर के 15 नवंबर 2022 का ये आप लोगों के सामने है। और इसकी अगर हम बात करें, देखो कवर पर लिखा हुआ है लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक है और इसके ऊपर नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रही हैं। पिछले 30 सालों से चल रही हैं वैसे तो, बट इस बार काफ़ी न्यूज़ में आई। तो जस्ट इतना एस्पेक्ट देखेंगे जितना हमारे काम का है, बाकी को इग्नोर मारेंगे। थोड़ा हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। इसकी पीपीटी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या फिर ये रहा। ओके। और ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको परचेज़ करनी पड़ती है। ओके। उसकी भी एक अपनी कॉस्ट है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जा कर के आप उसको देखिए कि कैसे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। कुछ पुराने जो बच्चे हैं उनको पता है कैसे परचेज़ करना है, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। ये सब मैगजीन्स आती हैं, हिंदी में भी आती है ये। ओके। हिंदी की कॉस्ट 15 रुपीज़ होती है और इंग्लिश की भी कॉस्ट अब 15 रुपीज़ ही है। खैर, देखो ये इस मैगज़ीन का पेज है। ओके। ये कवर पेज है और इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्पेशल एडिशन ऊपर की तरफ। ओके। तो यहाँ पर अगर आप निगाह मारें तो लिखा हुआ है स्पेशल एडिशन। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया गया है, बाकी कोई टॉपिक ना छोटा ना बड़ा किसी तरीके का नहीं कवर किया गया। तो इस पूरी मैगज़ीन के अंदर में लॉस एंड डैमेज को ही कवर किया गया है। क्यों? क्योंकि बेसिकली नवंबर की मैगज़ीन है और नवंबर में आपकी COP27 की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। 6 से लेकर के 18 नवंबर तक COP27 की मीटिंग चलेगी। इसकी समरी भी हो सकता है मैं यहाँ पर जो है वो प्रकाशित करूँगा। ओके। तो उसको भी देख लेंगे। तो अभी लॉस एंड डैमेज के ऊपर ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी, इसमें पूरे 60 पेजेस और सारे के सारों में लॉस एंड डैमेज दिया गया है। तो हमारे काम का जितना उतना पढ़ेंगे, बाकी कुछ इधर उधर के पॉइंट्स, इधर उधर का डाटा वो सब इग्नोर मारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैगज़ीन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला आर्टिकल आ जाता है, लिखा हुआ है टाइम टू पे। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि पे अप की बात हो रही है, तो ये पे अप जो है वो बेसिकली लॉस एंड डैमेज का पार्ट हो जाता है। ओके। लॉस एंड डैमेज का मतलब क्या होता है, पहले तो इसी स्लाइड के अंदर में इस चीज़ को समझ लो। देखो क्लाइमेट चेंज आया, मान लो फ्लड्स वगैरह आई या कोई डिज़ास्टर आया, साइक्लोन वगैरह आया, नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। ओके। तो एंथ्रोपोजेनिक इंड्यूस्ड नेचुरल डिज़ास्टर उसको यहाँ पर कहा जाता है। उसके कारण काफ़ी नुकसान होगा। ओके। उस नुकसान को लॉस कहेंगे और उसकी भरपाई करने के लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली फाइनेंस की जो ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम जो है वो लॉस एंड डैमेज के रूप में कवर यहाँ पर करते हैं। तो लॉस एंड डैमेज को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि ये वल्नरेबल सोसाइटीज़ से रिलेटेड जो कंसेप्ट यहाँ पर है, मतलब इसका जो फ़ायदा है वो वल्नरेबल सोसाइटीज़ को यहाँ पर मिलेगा या वल्नरेबल कंट्रीज़ को यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं बात करूं लॉस एंड डैमेज की, ओके, तो लॉस एंड डैमेज क्लाइमेट चेंज के दो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं उनसे निकल करके आता है। लॉस एंड डैमेज में सबसे पहला जो फैक्टर है या फिर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका क्लाइमेट इक्वलिटी। ओके। मतलब सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए, उसके लिए लॉस एंड डैमेज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपकी लॉस एंड डैमेज के लिए ज़रूरी हो जाती है वो है आपका क्लाइमेट जस्टिस। तो ये दो टॉपिक जो हैं, क्लाइमेट इक्वलिटी का और क्लाइमेट जस्टिस का, ये डायरेक्टली लिंक हैं आपके लॉस एंड डैमेज से। ये सब चीज़ें मैगजीन के अंदर में नहीं दी गई हैं, तो ये सब बेसिक है, ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके। अब ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स आप यहाँ पर समझ लो या इसके पीछे के कह सकते हैं सिद्धांत समझ लो कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। तो सारी कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसके लिए क्लाइमेट इक्वलिटी का कंसेप्ट आता है, और सभी के साथ जस्टिस हो, इसके लिए आपका क्लाइमेट जस्टिस का कंसेप्ट आता है। अब ये जो लॉस एंड डैमेज है इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। सबसे पहला, कंट्री के स्तर पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत गरीब हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कह सकते हो। ओके। दूसरी होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। ओके। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में क्लाइमेट जस्टिस को प्रमोट करना और क्लाइमेट इक्वलिटी को लाना। ओके। तो ये काम नेशंस के बेसिकली कह सकते हैं स्तर पर यहाँ पर हो गया। दूसरी तरफ हम सोसाइटीज़ के और कंट्री के अंदर के स्तर पर देख सकते हैं। कंट्री के अंदर में बहुत सारे लोग पुअर होते हैं। ओके। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिच भी यहाँ पर होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रिच पीपल्स पर कम पड़ता है, पुअर्स पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो वल्नरेबल सोसाइटीज़ हो जाती हैं, स्पेशली कोस्टल कम्युनिटीज़ के अंदर में रहने वाली या फिर कंट्री के ऐसे हिस्सों में रहने वाली जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है, लाइक NCR रीजन वगैरह। ओके। तो इनको भी यहाँ पर हमें क्लाइमेट इक्वलिटी उपलब्ध करानी है, यानी कि इन पर भी इम्पैक्ट कम पड़े, और साथ ही साथ क्लाइमेट जस्टिस भी उपलब्ध यहाँ पर कराना है। तो दोनों सब कंसेप्ट ये इंटरलिंक्ड है। जितना मैंने आपको बताया ये आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं मैगजीन के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि
वी आर नॉट मीजरिंग इमरजेंसी। देखो क्लाइमेट इमरजेंसी भी अपने आप में एक टर्म निकल करके आता है। ये क्लाइमेट इमरजेंसी टर्म ये दिखाती है कि अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ने वाले हैं, तो इसको एज अ इमरजेंसी के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। तो अब इमरजेंसी को हम ये नहीं देखते कि कार्बन का इमिशन कितना हो रहा है, ये पुरानी चीज़ें हो गई कि हम देखते थे कि कार्बन का इमिशन कितना हो रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्लाइमेट इमरजेंसी है। अब हम ये नहीं देखते, अब हम इससे आगे बढ़ करके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और लाइवलीहुड का लॉस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, उसको क्लाइमेट चेंज की इमरजेंसी के रूप में काउंट करते हैं। तो ये एडिशनल फैक्टर है, यानी कि हम अब आगे बढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट इमिशन पर फोकस ना करके अब हम उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर भी फोकस यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इतना इस स्लाइड से आपके काम का यहाँ पर था। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखें तो पैसिफिक आइलैंड के अंदर में, मतलब पैसिफिक जो है वहाँ पर आपके काफ़ी सारे छोटे आइलैंड हैं। ओके, और उन आइलैंड को सबसे बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज से है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समझ लीजिए सी लेवल राइज होगा और पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो दब जाएगा। ओके, मतलब डूब जाएगा। तो ये खतरा यहाँ पर है, उनको उनकी लाइवलीहुड को खतरा है, ठीक है, वेलबींग को खतरा है, बहुत सारा इकोनॉमिक डैमेज होगा, क्लाइमेट डैमेज यहाँ पर होगा। तो वो सब खतरों को देखते हुए यहाँ पर मैं एक ऐसी कंट्री की बात करने वाला हूँ जो कि इसमें काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रही है। ये कंट्री है बनातू। ओके, ये कंट्री का नाम लिखा हुआ है इधर। ओके, ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्री है और इसने जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में सिर्फ और सिर्फ इतने % कंट्रीब्यूट करती है। पूरा ग्लोबल इमिशन में कितना कंट्रीब्यूट करती है ये कंट्री? 0.0018%। ये नेग्लिजिबल है, मतलब, लेकिन फिर भी देखो कंट्री ने अपना असेसमेंट किया है और उसने बताया कि हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये कार्बन को सिंक कर लेती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यानी कि ये कार्बन निगेटिव कंट्री उभर करके आ रही है। तो याद रखना कि बनातू जो है वो स्पेशली फोकस कर रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ, और अब धीरे धीरे ये कार्बन निगेटिव कंट्री के रूप में उभर करके आ रही है। अगर हम बात करें इस कंट्री की तो ये मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। वल्नरेबल कंट्री का मतलब ये है कि इस पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेंगे। हालांकि ये काम भी कर रहा है, लेकिन अकेले करने से कुछ नहीं होगा, बाकी की कंट्रीज़ तो पॉल्यूशन कर ही रही हैं। ओके, तो ये चीज़ निकल करके आ रही है कि ये मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है, उसके बावजूद भी ये कार्बन नेगेटिव है। अगर हम अलग अलग इंडेक्स की बात करें तो 182 कंट्रीज़ में से इसकी रैंक 132 है वल्नरेबिलिटी के मामले में। तो क्लाइमेट चेंज का खतरा इस पर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये कार्बन नेगेटिव के रूप में यहाँ पर वर्क कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज़ प्रोबेबली द ओनली कंट्री दैट इन इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमिटमेंट की, जिनको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओके, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में तो ये एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की तो बात कही कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ बंद करेंगे, उसने ये भी कहा कि हम लॉस एंड डैमेज को भी कवर करेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण होता है। लॉस एंड डैमेज का मतलब ये है कि हम असेस करेंगे कि डिजास्टर से कितना नुकसान हुआ, और उसको हम जो है वो उसके लिए जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फाइनेंस है, क्लाइमेट फाइनेंस, उसका प्रबंध यहाँ पर करेंगे, और उससे जो भी वल्नरेबल सोसाइटीज़ होंगी, वल्नरेबल कंट्रीज़ होंगी, उसको भी मदद यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। ओके, इसने अकेले नहीं, इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी इस बात को कहा कि जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है इसको एज अ ह्यूमन राइट के सिलसिले में यहाँ पर डाला जाए। मतलब अलग अलग केसेस होते हैं कि भाई अगर आपने मर्डर करा है जिस तरीके से, ओके, तो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को भी अब जो है वो एज अ लीगल कह सकते हैं कि यहाँ पर राइट यहाँ पर माना जाए। ओके, मतलब क्लाइमेट चेंज से भी नुकसान होते हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। मतलब अभी सब ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत एडवांस चीज़ें हैं, ये आपको जनरली सिलेबस के दौरान देखने के लिए नहीं मिलती हैं, इसीलिए इस मैगज़ीन को यहाँ पर कवर कराया जाता है। आपको भी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं डूबना है कि हाँ भाई ये कर रहा है तो कैसे काम करेगा या किस तरीके से वर्क करेगा। जस्ट पॉइंट है, याद रखो कि हाँ एक कंट्री है जिसका नाम है बनातू और ये कुछ काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रहा है। बात ख़त्म। इसके बाद आगे चलते हैं और लिखा हुआ है ओनली टुगेदर कैन वी विन। ओके, तो मतलब वही बात कि अकेले इस कंट्री के करने से तो कुछ नहीं होगा, बाकी की कंट्रीज़ को भी जो है वो साथ आना पड़ेगा, क्योंकि COP27 की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। कब से कब तक? मैंने बताया 6 से 18 नवंबर तक होगी। इजिप्ट के अंदर में ये जो मीटिंग है वो यहाँ पर हो रही है।
तो लॉस एंड डैमेज का जो प्रोविज़न है, अब पूरी मैगजीन मैंने बताया लॉस एंड डैमेज के ऊपर ही यहाँ पर है, तो लॉस एंड डैमेज के प्रोविज़न को COP27 में पूरी वरीयता देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार सारी कंट्रीज़ इसके ऊपर सहमत यहाँ पर हो जाएं। यानी एक तरीके से ये एजेंडा के रूप में यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया है। COP27 के एजेंडा में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लॉस एंड डैमेज, तो इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ बिल्कुल भी इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर लॉस एंड डैमेज के नाम पर दिया जाएगा वो कहीं और से नहीं आएगा, वो डेवलप्ड कंट्रीज से ही आएगा, और वो नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से जो फाइनेंस है वो यहाँ पर जाए। ओके, तो ये काफ़ी दिक्कत है। इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो शुरुआत में यही लिखा हुआ है कि इजिप्ट के अंदर में जो आपकी जगह है शर्म एल शेख, ओके, यहाँ पर COP27 की मीटिंग जो है वो यहाँ पर होगी। रिच वर्ल्ड, अगर हम बात करें डेवलप्ड वर्ल्ड की, तो डेवलप्ड वर्ल्ड ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए भी हैं। जैसे कोविड से पहले कहें या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से पहले कहें, तो फॉसिल फ्यूल का जो इमिशन है उसको कट करने की भी कोशिश कर रहे थे, और धीरे धीरे कुछ क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बातें भी चल रही थी कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ पैसा यहाँ पर दिया जाए। लेकिन जैसे ही आपकी ये वॉर्स हुई या फिर वायरस वगैरह आया, एनर्जी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर चले गए, और अब तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि किसी तरीके का डीकार्बोनाइजेशन किसी भी कंट्री का हो पाएगा। अब फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो यूरोप और अमेरिका ने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। ओके, क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी किसी कंट्री को पसंद नहीं है। सबसे पहले उसकी ज़रूरत होगी कि अपने लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कराएं, तो उसके लिए चाहे फॉसिल फ्यूल का यूज़ ही क्यों ना यहाँ पर किया जाए। तो फॉसिल फ्यूल में जो है वो अब लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। क्लीनर सोर्स अभी थोड़ा पीछे यहाँ पर चले गए हैं। ओके, तो ये काफ़ी दिक्कत है। रिच कंट्रीज़ जो हैं वो री इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में, और कह रही हैं, बट ये भी कह रही हैं कि ये टेम्पररी है, हम फिर से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, बट अभी जो वॉर वगैरह के कारण सिचुएशन आई है उससे निपटने की कोशिश यहाँ पर की जाए। ओके, तो ये सब बातें जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हर कंट्री को मानना पड़ेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि आपको अभी नहीं पता है, पढ़ने के बाद ही पता लगेंगे। ओके, लेकिन बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इनको मानने से भी मना किया है। ओके, अगेन एंड अगेन इनको रिफ्यूज़ करते हुए चल रहे हैं। अगर हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहली बात ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये माननी पड़ेगी। ओके, ये प्रिंसिपल्स हैं, लिखने के लिए भी आ सकते हैं मेंस के अंदर में। ओके, और द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। तो हर कंट्री को पता होना चाहिए कि वो उस कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और सभी नेशंस को इसके ऊपर साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा। एक तो ये सिद्धांत हो गया। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि इट नीड्स रूल्स दैट आर फेयर एंड जस्ट। तो ये जो बात हो रही है वो क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है। पुअर्स और रिच के लिए सेम रूल्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ज़रूरी होने चाहिए। ये दूसरी बात जो है वो इन्होंने यहाँ पर बताई, जो कि ज़रूरी हो जाती है एज अ प्रिंसिपल। तीसरी बात जो है वो यहाँ पर निकल करके आती है कि साइंस ने ये बात प्रूफ कर दी है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे का कारण जो है वो आपका ह्यूमन है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण में ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, और वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट भी बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि वेदर इवेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा एक्सट्रीम होती चली जाएंगी, जैसे कि अब दिख रही हैं। तो ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, और वो जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण होता है। ओके, तो ये तीसरा प्रिंसिपल जो है वो निकल करके आता है। इसके अलावा चौथा प्रिंसिपल ये निकल करके आता है कि इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट ईच कंट्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टॉक ऑफ एमिशन ऑलरेडी इन द एटमॉस्फेयर। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भारी मात्रा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ज़रिए इमिशंस किए हैं। ठीक है, अब वो इमिशंस जो हैं अभी तक लगता था कि किस कंट्री ने कितना इमिशन किया है हमें नहीं पता, लेकिन अब जो है वो हम उसको असेस कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, लिखा हुआ है साफ साफ कि अब हम किस कंट्री ने हिस्टोरिकली कितना इमिशन किया था अब हम उसको माप सकते हैं। ये भी एक फैक्ट के रूप में निकल करके आया है। अब हम क्यूमुलेटिव इमिशन को, कंट्री वाइज इमिशन को माप सकते हैं कि हिस्टोरिकली किसने कितना इमिशन किया था। वो सब क्लाइमेट मॉडल्स के ज़रिए होगा, हमें उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक पाँचवा प्रिंसिपल और निकल करके आता है कि countries that have not yet contributed to the emissions will do so in the future simply because the world has reneged on the need of the make global rules that would apply fairly to all।
यहाँ पर ये बात हो रही है वही डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में कही थी। उन्होंने ये कहा बेसिकली कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक इमिशंस नहीं किए, दैट हैव नॉट येट कंट्रीब्यूटेड टू द इमिशन, ओके, उनको इमिशन करने की परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि अभी तक उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। ओके, मतलब थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड को वो सब अब रोकना पड़ेगा। तो ये कुछ जो हैं वो बेसिकली रूल्स का हो, प्रिंसिपल्स का हो, यहाँ दिए गए हैं, हमने जो है वो डिस्कस किए। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी लॉस एंड डैमेज की। वैसे मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैगजीन में ही दिए जाते हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। ये 1990 से जब से क्लाइमेट एग्रीमेंट्स शुरू हुए या फिर UNFCCC की बातें आनी शुरू हुई, UNFCCC लगभग 1992 में निकल करके आया। लॉस एंड डैमेज की बातें भी इसी समय से जो है वो लगातार चल रही हैं। सिर्फ बातें ही चल रही हैं, जब हम इसको बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ बड़ी रिच कंट्रीज़ जो हैं वो इनको साइड में कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, डिसमिस कर देती हैं, यानी हमारी बात ज़्यादा यहाँ पर चलती नहीं। पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर में ही कुछ जो है वो जाकर के काम हुआ, जब कुछ वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश है या फिर ये बनातू नाम की कंट्री है, इन्होंने कहा कि भाई लॉस एंड डैमेज को अब भूल नहीं सकते, अब जो है वो इसको लागू करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसको मतलब बेसिकली एक तरीके से इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि क्या हुआ था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो बट दिस नेगोशिएशंस मस्ट, ये जो नेगोशिएशंस यहाँ पर हुई अलग अलग तरीके की। ओके, यहाँ पर देख लो। अच्छा, पहले मैं इसी स्लाइड को कवर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो ये लॉस एंड डैमेज किस तरीके से चला। 1991 से ही बनातू नाम की जो कंट्री है, ये लगातार कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम जो है वो यहाँ पर दिया जाए। मतलब वही है कि अगर फ्लड आई, कुछ नुकसान हुआ, तो उसका इंश्योरेंस जो है वो उसके रूप में हमें पैसा जो है वो यहाँ पर मिले, लॉस एंड डैमेज हमें यहाँ पर मिले। लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। 2004 में इनकी बात नहीं सुनी गई, 2005 में बात नहीं सुनी गई। 2005 में तो बांग्लादेश भी पहुंच गया कि भाई हमें भी जो है वो इंश्योरेंस नहीं, हमें डायरेक्ट कंपनसेशन चाहिए, इंश्योरेंस के नाम पे नहीं चाहिए, लॉस एंड डैमेज के लिए डायरेक्ट कंपनसेशन चाहिए। तो इस तरीके से बातें शुरू हुई। 2007 में भी कुछ हुआ, 2009 में भी कुछ यहाँ पर हुआ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना कि क्या क्या हुआ। ओके, बस 2-3 पॉइंट यहाँ पर जानना कि हाँ भाई सबसे पहले कौन गया, ये वाली कंट्री गई, फिर जो है वो बांग्लादेश भी गई। ओके, 2 पॉइंट अब तक यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा 2012 में आप देखो G77। ओके, तो ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इसने प्रेशर बनाना शुरू किया कि भाई लॉस एंड डैमेज का कुछ पैसा जो है वो यहाँ पर मिले। 2013 में COP19 की मीटिंग हुई, उसके अंदर में वार्शा इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर साइन किया गया, उसमें लॉस एंड डैमेज का प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर डाला गया। इसके ऊपर रिव्यू जो हैं वो फिर दिए गए। फिर फर्स्ट रिव्यू यहाँ पर हुआ, आप देख सकते हो। 2019 में सेकंड रिव्यू यहाँ पर दिया गया कि भाई कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसी बीच 2015 में COP21 की मीटिंग में लॉस एंड डैमेज को क्लाइमेट एक्शन का इम्पोर्टेंट पिलर डिक्लेयर कर दिया गया और पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 8 के अंदर में इसको डाल दिया गया। लेकिन इसको लीगली बाइंडिंग नहीं किया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर में, यानी मन हो तो आप लॉस एंड डैमेज का जो कंट्रीब्यूशन है, पैसा है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इशू जो है वो यहाँ पर उभर करके आया। 2018 में कुछ रूल बुक्स वगैरह में कुछ चेंजेस किए गए। ओके, 2021 में जो COP26 की मीटिंग हुई, वहाँ पर G77 ने प्रपोज किया लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी। इसको बेसिकली आप देखो नाम में ही स्पष्ट है कि लॉस एंड डैमेज के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पर फंड ट्रांसफ़र जो है वो किए जा सकें। ओके, अब 2022 में जो COP27 की मीटिंग होगी, उसमें पूरी कोशिश है कि इस तरीके का कोई ना कोई फंड जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाए जो कि लॉस एंड डैमेज को कवर यहाँ पर करे। ओके, तो बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि COP27 में कुछ होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका ट्रस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं इस स्लाइड की, और इस स्लाइड में यहाँ पर ये दिया गया है कि जितने भी एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहे हैं या जितनी भी बातें यहाँ पर की जा रही हैं लॉस और या वगैरह से रिलेटेड, डैमेज वगैरह से रिलेटेड, उसके अंदर में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे क्यूमुलेटिव इमिशंस का ऑफ द कंट्रीज मस्ट बी बेसिस ऑन देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर यहाँ पर कुछ कहने की बात कही, कुछ कहना चाहते हैं। बेसिकली ये बात है कि अब जो नेगोशिएशंस यहाँ पर हो रही हैं वो हिस्टोरिकल जो इमीटर्स हैं उनको देख करके तो हो,
लेकिन उसके साथ साथ इनको जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट के बेस पर भी होना चाहिए। मतलब कंट्रीज़ जिन्होंने इमिशन कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन अब जो कंट्रीज़ इमिशन कर रही हैं चाहे वो डेवलपिंग ही क्यों ना हो, उन पर भी थोड़ी सी रेगुलेशंस जो हैं वो आपको लगानी पड़ेंगी। क्यों कहा है ये बात को इसलिए कहा गया है क्योंकि चाइना जो कि अब इस समय कह सकते हैं कि भूतकाल का ओके यूएस है। ओके, तो ये समझ लो आप इस तरीके से। तो जैसा पास्ट में यूएस ने इमिशन किया, ऐसा वर्तमान में इमिशन जो है वो चाइना कर रहा है। तो चाइना की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर बननी चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो इन्होंने यहाँ पर बनाया कि अब जो कंट्रीज़ हैं उनको भी इंक्लूड इसके अंदर में यहाँ पर करो। दिस हैज़ टू बी बेसिस ऑफ हु विल बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑन डैमेज। तो इस तरीके से आप बनाओगे कि कौन सी कंट्री लॉस एंड डैमेज का कंपनसेशन देगी, कौन सी कंट्री नहीं देगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस कंट्री को इंक्लूड करें। डेवलपिंग कंट्रीज़ तो इस कह सकते हैं कि ये कह करके छुप भी सकती हैं कि भाई हमने हिस्टोरिकल इमिशन नहीं किए, लेकिन उसके साथ साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इस टाइम देखने के लिए मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। और चाइना वाली बात तो मैंने आपको ये बता दी यहाँ पर कि वर्ल्ड को जो है जब इन एग्रीमेंट्स की डिस्कशंस की बात हो रही है तो इस सिद्धांत पर वर्क करना चाहिए रूल बेस्ड डिसीजंस की तरफ, और हमें जो है वो अपने नॉट बेसिस डिसीजन ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पावरफुल। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर भी फोकस करो, ठीक है, उन पर भी फोकस करो, लेकिन सिर्फ उनकी बातें मत सुनो। हमें जो है वो जो रूल्स हैं वो सभी पर अप्लाई होने चाहिए और उन्हीं के बेस पर डिसीजंस लिए जाने चाहिए। बात वही चाइना की गई है। चाइना पर भी सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए क्योंकि वो भी वर्तमान में यूएस के बराबर इमिशंस ही यहाँ पर कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बाई 2030 चाइना विल इक्वलाइज इट्स इमिशन। कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट इमिशन जो है वो चाइना के यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं। दिस इज़ वाई वी नीड द रूल्स जो कि हर किसी पर अप्लाई हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या डेवलप्ड कंट्रीज़ हों। जो जितना ज़्यादा इमिशन करेगा उसको उतना ही पे करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ओके, तो ये सब बातें जो हैं वो 1992 से चली हुई आ रही हैं और इसके ऊपर कह सकते हैं कि अब चाइना को भी इसके अंदर में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो इन पावर ऑफ एविडेंस इंडिया इज़ ट्रांजिशनिंग टू ए रोबस्ट टूल टू असेस द लॉस एंड डैमेज कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये आर्टिकल बिल्कुल अलग है और इसमें बेसिकली आपका असेसमेंट के बारे में बताया गया है। डिज़ास्टर आएगा, कितना लॉस हुआ, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना पड़ेगा और मूल्यांकन के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए दो एक टूल्स की बात करेंगे और आगे चलेंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन की, तो वहाँ पर अभी भारी कह सकते हैं कि बारिश हो गई, अनसीजनल रेन्स कह सकते हो या फिर मॉनसूनल रेन कह सकते हो, जो कि इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हर कह सकते हैं कि महीने में फार्मर्स के लगभग 100 फार्मर्स की सुसाइड के केसेस सामने आए। और ये जो फार्मर्स की सुसाइड के केसेस थे ये आपका मॉनसून सीज़न के दौरान देखने के लिए मिले, जिसमें रेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो कि क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड यहाँ पर डायरेक्टली था। तो सुसाइड का कारण रेन्स नहीं, क्लाइमेट चेंज था, जो कि ह्यूमंस इंड्यूस्ड यहाँ पर था। ओके, उसके अलावा आप देखोगे कि 2022 में हीट वेव्स इंडिया के अंदर में भी बहुत ज़्यादा आई। इंडिया में भारी हीट वेव्स की कंडीशन देखने के लिए मिली मार्च अप्रैल के महीने में, आपने देखा होगा। 2020 की रिपोर्ट है और जो कि यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के द्वारा यहाँ पर रिलीज़ की गई। इन्होंने कहा कि देयर हैज़ बीन अ शार्प इंक्रीज इन डिज़ास्टर्स। इंक्रीज़ हुआ है डिज़ास्टर्स के अंदर में, मतलब नंबर ऑफ डिज़ास्टर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं ओवर द प्रीवियस 20 ईयर्स। पिछले 20 साल में इतने डिज़ास्टर्स कभी भी नहीं आए। इंडिया में तीसरे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स इस पीरियड में देखने के लिए यहाँ पर मिले। तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर डिज़ास्टर्स देखने के लिए मिले इन द फर्स्ट 273 डेज ऑफ द ईयर। जनवरी से सितंबर 2022 के बीच में इंडिया में 242 दिन ऐसे थे जिसमें वेदर इवेंट्स एक्सट्रीम हो गए ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारकों से जुड़ते हुए इनकी इंटेंसिटी वगैरह बढ़ गई। रेन जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, तेज़ हुई, कहीं पर नहीं हुई तो बहुत तेज़ हुई, फ्लैश फ्लड्स आ गए। ओके, तो ये सिचुएशन आपको मैं पूरे साल लगातार पढ़ाता रहा हूँ जब जब जो से भी डिज़ास्टर्स यहाँ पर हुए हैं। ओके,
अब ये पूरा ग्राफ बाय ग्राफ दिया गया है कि कहाँ पर कितना लॉस कैसे यहाँ पर हुआ। ओके, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अंदर में देख सकते हो कहीं पर हीट वेव्स आई, कहीं पर साइक्लोन्स जैसी कंडीशंस बनी। ओके, स्नोफॉल आया, क्लाउड बस्ट की कंडीशंस भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कवर कराई, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिया। लाइटनिंग एज स्टॉर्म्स की कंडीशन बन रही है, हैवी रेन्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आई। अब ये सब ग्राफ नहीं पढ़ने, ये सब इग्नोर मारो, इतना डिटेल में हमसे कोई नहीं पूछने वाला। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिज़ास्टर्स यहाँ पर हैं। और 1 जनवरी से लेकर के 30 सितंबर तक टोटल 273 दिन होते हैं, उनमें से 242 दिन तक हमारा जो वेदर इवेंट है वो नॉर्मल नहीं रहा। ओके, तो नॉर्मल वेदर इवेंट नहीं रहा, एक्सट्रीम हो गया। कितने दिन? 242 दिन, और ये काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, ये लिखा हुआ है एरिया वगैरह का। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले 25 सालों की, 1995 से लेकर के सन 2020 तक, अक्टूबर तक, ओके, इंडिया में कुल मिलाकर के 1058 के करीब क्लाइमेट डिजास्टर इवेंट्स यहाँ पर आई। मतलब टोटल फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, इन सबको मिला लें तो इतने सारे जो डिज़ास्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर में पिछले 25 सालों में आए। 1058 डिज़ास्टर्स यहाँ पर आए, और इनकी संख्या बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली यहाँ पर जो है वो बढ़ रही है। और तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इट सेज द कंट्री हैज़ सीन एन इंक्रीजिंग पैटर्न फॉर बोथ हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, लाइक डिजीज़ आउटब्रेक भी यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख सकते हो पूरे 2022 में मंकी पॉक्स से लेकर के बुफेलो पॉक्स से लेकर के लंपी स्किन डिजीज से लेकर के, ओके, तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल डिज़ास्टर हो, और इनके नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पिछले 25 सालों में 1000 आए, तो अगले 10 सालों में भी 1000 ही आएंगे। ओके, तो मतलब यही तो हो गया नंबर बढ़ना, ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डिज़ास्टर्स आते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस यहाँ पर होता है। इकोनॉमिक लॉस का थोड़ा सा डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की जाती है 2020 में। उसने कहा कि इंडिया ने 2020 में डिज़ास्टर्स के कारण में 87 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा एक रिपोर्ट जो कि यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, उसने कहा है कि 2020 से लेकर के 2059 तक, ओके, यानी अगले 40 साल में इंडिया को जो है वो ऑन एन एवरेज एनुअल लॉस है, टोटल नहीं है। ओके, तो एक साल में लगभग मतलब आप देख सकते हो कि इतना लॉस यहाँ पर जो है वो होगा हर साल। ओके, तो 225 बिलियन डॉलर का लॉस जो है वो हर साल देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्यूचर में वल्नरेबिलिटीज़ भी यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि हमारे पास लॉस एंड डैमेज को असेस करने के लिए टूल्स उपलब्ध नहीं है। क्योंकि टूल्स की बात करनी थी ना इस आर्टिकल में, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब पूरी मैगजीन में कुछ लिखने को नहीं था, तो घुमा फिरा करके सेम चीज़ें लिखी गई। हम भी ज़्यादा चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इग्नोर करी हैं, बहुत सारी। ओके, बट जो काम का है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। UNFCCC के अंदर में अगर हम देखें लॉस एंड डैमेज की डेफिनेशन दी गई है, वो यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दी। क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के जो भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, उससे जितना नुकसान होता है, सबको लॉस एंड डैमेज के अंदर में कवर किया जाता है। और इससे निपटने के लिए जो पैसा वगैरह सब यहाँ पर चाहिए, वो भी सब लॉस एंड डैमेज के अंदर में चाहिए होता है। ओके, तो आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एक्चुअल प्रोसेस तो हमें नहीं पता लॉस एंड डैमेज असेसमेंट की कि किस तरीके से, हर स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर में सेम होती हैं। कैसे आप लॉस एंड डैमेज को असेस करोगे, कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है उसको कैसे असेस करोगे। तो इसमें सबसे पहले रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, उसके साथ साथ आप डैमेज रिलेटेड डाटा जो है वो देखते हो, कितने लोगों को नुकसान हुआ। फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती हैं, ओके, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ यहाँ पर आती हैं। मैं इस स्लाइड को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाह रहा, ओके, ये सब पढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कुछ इस तरीके से पहले असेस करेंगे लॉस को, ओके, डैमेज को असेस करेंगे, फिर उसके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर नहीं पढ़ने, जहाँ पर पढ़ाऊँगा वहाँ पर देखेंगे, ओके, ये कोई खास नहीं है, ओके, ये सब नहीं पढ़ना। इसके बाद फिर फंड कंपनसेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से काम कुछ यहाँ पर होगा। ये स्लाइड में नहीं पढ़ना था। अब जो है वो आगे को देखते हैं कि क्या होना है। असेसमेंट के बारे में लिखा हुआ है लॉस्ट इन असेसमेंट, यानी कि हम असेसमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हम कहीं पर खो गए हैं। ओके, मतलब कुछ कमियां जो हैं वो वहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, ओके,
तो या फिर इस तरीके से कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया उसमें डैमेजेस की, तो हमारे पास असेसमेंट के मैकेनिज़्म उपलब्ध हैं लेकिन उतने बेहतर नहीं हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इंडिया हैज़ अ मैकेनिज्म फॉर असेसिंग डिज़ास्टर डैमेजेस विच इन सिंपली टर्म इमीडिएट कॉस्ट ऑफ डिज़ास्टर। हम जो हैं वो इमीडिएट कॉस्ट ऑफ डिज़ास्टर को मापते हैं, मतलब डिज़ास्टर आया, कितना लॉस हो गया, कितने घर ख़त्म हो गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने पशुओं की मृत्यु हुई, कितनी क्रॉप ख़त्म हो गई, उन सबको हम देखते हैं। दिस कॉल्ड इमीडिएट, मतलब तुरंत कितना नुकसान हुआ। हम लॉन्ग टर्म में नहीं देखते, ठीक है। ये थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अभी कमियां भी बताऊंगा इंडिया का ये जो सिस्टम है असेसमेंट का। लॉन्ग टर्म को जो है वो हम यहाँ पर जो है वो नहीं देखते हैं। ओके, हाँ लिखा हुआ है देखो सामने, however it lacks a robust infrastructure to assess the more holistic losses than rises from it। तो बड़े स्तर पर देखने की हमें थोड़ी सी आवश्यकता है। हम सिर्फ इमीडिएट कॉस्ट को देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होंगे उसको हम नहीं देखते, ना ही हम आने वाले जो कह सकते हैं कि डिज़ास्टर्स हैं उन पर फोकस करते हैं या उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें आगे, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीफ पर फोकस करता है। पूरा का पूरा मैगज़ीन का सार यही है, इंडिया के अंदर में जो असेसमेंट के टूल हैं वो जो लोगों को क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हुआ या उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी गई, उनको सिर्फ और सिर्फ रिलीफ देने की कोशिश करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर। ओके, हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते कि उसको रीबिल्ड कैसे किया जाएगा या रेजिलिएंट कैसे बनाया जाएगा जो कि बार बार ना रिलीफ देनी पड़े। बात समझ में आई आपको? तो ये जो है वो पूरी इस आर्टिकल की यहाँ पर समरी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मतलब इन्हीं चीज़ों को मैं अभी आगे 5-10 मिनट जो है वो सेम टू सेम रहेंगी, बात सेम रहेगी कि हम फोकस करते हैं किस चीज़ पर, रिलीफ पर। हमें फोकस करना चाहिए रेजिलियंस पर, रीबिल्डिंग पर, बिल्ड बैक बेटर पर। ओके, तो पोस्ट डिज़ास्टर में हमें जो है वो इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। 3 बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस सिस्टम के साथ में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सी? सबसे पहली तो ये है कि इट डज़ नॉट कवर ऑल द अफेक्टेड सेक्टर। सारे सेक्टर्स को कवर नहीं करता, स्पेशली फार्मर्स पर ध्यान दे लेते हैं क्योंकि क्रॉप पर लॉस हुआ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ओके, तो मतलब बहुत सारे सेक्टर छूट भी जाते हैं जिनकी क्विक रिकवरी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो कंपनसेशन यहाँ पर दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है। और तीसरी चीज़ ये कि हम जो है वो रिकवरी और रेजिलियंस पर फोकस नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म रिलीफ पर फोकस करते हैं। तो ये 3 कमियां जो हैं वो हमारे इस हमारे जो असेसमेंट टूल के अंदर में निकल करके आती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया था, कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो एक कोकोनट पेड़ अगर डिज़ास्टर में ख़त्म हुआ है तो उसके लिए 100 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन आप समझो कि कोकोनट को बेसिकली ट्री को एक मैच्योर होने के लिए 15 से 20 साल लगते हैं। ओके, तो 100 रुपये दे करके बस काम ख़त्म कर दिया जाता है, तो कंपनसेशन बहुत थोड़ा है। यानी कि ये सब कमियां दिखाता है। आपको इन 3 कमियों को नोट करना है। ओके, ये 3 कमियां हमारे असेसमेंट टूल्स के अंदर में निकल करके आती हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है वो रिकवरी को बिल्कुल छोड़ देता है, वो रेजिलियंस को बिल्कुल छोड़ देता है और सिर्फ रिलीफ पर फोकस यहाँ पर करता है। मतलब ये कि चोट लगी तो इलाज करा दिया, बात ख़त्म, अगली बार फिर लगेगी फिर इलाज करा देंगे। ओके, तो इस तरीके से एज अ रिज़ल्ट पीपल जो हैं वो अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने लगते हैं, रीबिल्ड करने लगते हैं अपने आप को। उन्हें तो वहीं रहना है, उनकी ज़मीन वो है। ओके, अब वो रीबिल्ड करते हैं अपने होम को, तो उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट तो है नहीं, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स तो है नहीं जो कि क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें, या उनके पास क्लाइमेट से अडेप्ट होने के बेहतर उपाय तो है नहीं। तो वो फिर से वही सिस्टम बनाते हैं जैसा कि नष्ट हो गया था पिछले क्लाइमेट चेंज इवेंट के अंदर में। तो आगे फिर क्लाइमेट चेंज आएगा या फिर फ्लड्स आएगी या फिर साइक्लोन आएगा और फिर से उनका जो है वो सिस्टम ख़त्म। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तैयार करते हैं, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी तैयार करते हैं और उसके बाद में डिज़ास्टर का रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वही नुकसान यहाँ पर होता है। तो इंडिया का जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म है ऑफ लॉस एंड डैमेज असेसमेंट का, वो रिलीफ सेंटर्ड है और रेजिलियंस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। रेजिलियंस का मतलब आप समझ रहे हो ना कि बार बार नुकसान हुआ इलाज करा दिया, नुकसान हुआ इलाज करा दिया, ये काम ना करना पड़े। हमें जो है वो सीधे एक बार में ही ऐसा बनाना है कि फ्लड आए तो सिस्टम बेकार ना हो, मतलब घर ना टूटे या और जो क्रॉप लॉस है वो ना हो, या हम जो है उसकी इंटेंसिटी को कम कर पाएँ। जैसे 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 कि आप समझो कि कोस्टल एरिया है, वहाँ पर साइक्लोन आया
तो आप जो है वहाँ पर मैनग्रोव्स लगाओ। कोस्टल एरिया के अंदर में भारी मैनग्रोव जो है वो वहाँ पर लगाए जाने चाहिए, जिससे जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। साइक्लोन और या फिर आप कहो स्टॉर्म वगैरह हैं, वो आपके इंटरनल पार्ट्स में नहीं आ पाएंगे, तो घरों को नुकसान नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस। पूरा का पूरा सिस्टम क्लाइमेट रेजिलियंस कर दिया। अगर आप मैनग्रोव नहीं लगाते हो तो आप पीछे के साइड में कितने भी अच्छे घर बना लो, वो साइक्लोन्स में ख़राब हो जाएंगे। ओके, तो ये करने की ज़रूरत है, और हम ये नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। बाढ़ आई, फ़ोटो खींचे, सर्वे किया ऊपर से, बस ओके, पैसा रिलीज़ कर दिया, थोड़ा बहुत काम हो गया। तो वो कंपनसेशन भी सफिशेंट नहीं है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सब कर देना, ये बीच में स्लाइड आ गई। ओके, इसके बाद मतलब अब हमें रिलीफ से रेजिलियंस की तरफ जाना होगा, सिंपल सी बात है। ओके, रिलीफ से रेजिलियंस की तरफ जाना होगा। रिलीफ सेंट्रिक तो हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमें रेजिलियंट बनाना होगा, जिसको क्लाइमेट रेजिलियंट और यू कैन से क्लाइमेट एडेप्टेशन, ओके, क्लाइमेट मिटिगेशन, ओके, और ये सब चीज़ें जो हैं वो टर्म्स रिलेटेड हैं इससे। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम की कमियां मैंने आपको यहाँ पर बताई, तो हमें जो है वो कुछ रोबस्ट असेसमेंट टूल्स अपनाने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट। ओके, तो ये एक इंटरनेशनल टूल है, इसको पूरे इंटरनेशनल में इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। इसका नाम याद रखना, दिस कॉल्ड द पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट। ओके, तो इसमें बेसिकली हम जो है वो हर एक डिज़ास्टर के बाद शुरू से काम जो है वो शुरू करते हैं, और ये एक टर्म आती है जिसको कॉल्ड द बिल्ड बैक बेटर, और इसके बाद हम जो है वो ऐसी चीज़ तैयार करते हैं जो कि पिछले डिज़ास्टर से उस पर कोई असर ना पड़े। मान लो पता चल गया कि भाई फ्लड आई थी, उसकी वजह से घर बह गया, तो आने वाले समय में हम ऐसा एक घर बिल्ड करेंगे जो कि पिछले वाले से बेटर होगा। ओके, तो ये चीज़ जो है वो निकल करके आ रही है। इसके लिए आप जो है वो अलग अलग 4 स्टेप्स जो हैं वो अपनाते हो। मतलब 4 स्टेप में आपका जो पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट है वो फॉलो की जाती है। पहले तो आपको बेसलाइन डाटा क्रिएट करना पड़ेगा इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि कहाँ पर किस तरीके की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पर हैं। फिर आपको इमीडिएट लॉस एंड डैमेज करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया इंडिया ऑलरेडी कर रहा है इमीडिएट। ओके, वो तो हम तुरंत कर ही रहे हैं। ओके, इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग दिस। उसके बाद आपको जो है वो ब्रॉडर इम्पैक्ट देखना होगा, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। ओके, तो ब्रॉडर इम्पैक्ट का मतलब ये है कि लाइक जीडीपी है या फिर टैक्स रिसीप्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ा, या हाउस होल्ड या कम्युनिटीज़ की क्या लॉस हुआ, हाउस होल्ड इनकम का क्या लॉस हुआ, फैक्ट्रीज़ क्लोज हुई तो उनको कितना नुकसान हुआ, ये करने की ज़रूरत है। और फाइनली हमें जो है वो फुल फ्लेज डेवलपमेंट का असेसमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ए नीड्स असेसमेंट इज़ कैरीड आउट टू आइडेंटिफाई द फुल फ्लेज डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट। इस तरीके से वर्क होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट की, ये ग्लोबली 2008 से इस्तेमाल की जा रही हैं। पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडिया ने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पहली बार हमने इसको केरला फ्लड्स के दौरान 2018 में इस्तेमाल किया, एक दो बार यूज़ कर लिया। और याद रखना कि ये जो असेसमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है, और इसमें आपकी जो ग्लोबल कह सकते हैं कि एजेंसीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दोनों साथ में मिल करके करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज़ लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन यूनियन है या यूएन वगैरह, उनके साथ में मिल करके असेसमेंट का काम यहाँ पर करते हैं। तो ये सब पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। फ्लड्स आई, फ्लड्स के बाद हमने डैमेजेस को देखा, पता चला 10,577 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन इसको कवर करने के लिए हमें 30,715 करोड़ रुपए लगे। ओके, तो ये अमाउंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो देख रहे हो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट कॉस्ट को देखें तो हमें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन टोटल अगर हमने सही से ये पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट का यूज़ किया तो पता चला कि ये तो इमीडिएट कॉस्ट है, हमें ज़रूरत पड़ेगी 30,000 करोड़ रुपए की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो इसके लिए कह सकते हैं कि ठीक है, हम असेसमेंट टूल्स को लेकर के आ रहे हैं, कुछ नए असेसमेंट टूल ला रहे हैं, बट इसके लिए हमें फ़ंड भी चाहिएगा। ओके, इतनी आसानी से हमारी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। तो लॉस एंड डैमेज के लिए जो मोर फंड्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए फ़ंड्स जो हैं वो आएगा, वर्ल्ड बैंक से कुछ मदद ली जाएगी, या 15th फाइनेंस कमीशन है वो कुछ मदद करेगा। जैसा 15th फाइनेंस कमीशन ने हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बजट है उसको भी 100% से बढ़ा दिया। 62,000 करोड़ का बजट था 14वें फाइनेंस कमीशन में, लेकिन उसको बढ़ा करके 1,60,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर कर दिया गया। ये चीज़ें कुछ स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड भी
क्रिएट किया गया 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, और उसके लिए 3 फंक्शंस यहाँ पर जो हैं वो 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि 3 फंक्शंस कर दिए। जितना भी फंड का पैसा है वो एक तो इमीडिएट रिलीफ पर दिया जाएगा, जैसा कि हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अगला काम जो है वो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन पर किया जाएगा, और तीसरा काम प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग पर किया जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स जो कि 15th फाइनेंस कमीशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ले रहा है, आपको याद रखने, क्योंकि इंडिया का काम यहाँ पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की, अब थोड़ा और आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं, और अब बात इंडिया की तो हो गई, थोड़ा पाकिस्तान की भी बात यहाँ पर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भारी मात्रा में फ्लड्स जो हैं वो यहाँ पर आई और उससे बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ। तो पाकिस्तान में जो भी मॉनसूनल रेनफॉल यहाँ पर आई, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, जो कि एक ग्लोबल कंसोर्टियम है जिसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भारी फ्लड्स आई उसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग था। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज इसके पीछे का कारण था, यानी कि इनको फंड वगैरह सब मिलना चाहिए, और फंड देने की बात भी यहाँ पर की गई। टोटल फंड लगभग आप समझो कि ओके, एक मिनट, टोटल फंड की ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उतना फंड मिला नहीं। ओके, लगभग खैर छोड़ो, फंड की कितनी ज़रूरत थी मुझे भी इतना याद नहीं। ओके, तो बट ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को बिल्कुल पक्का कर दिया गया है कि पाकिस्तान में जो फ्लड्स आई वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आई, ये साइंटिफिकली प्रूव यहाँ पर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक क्लाइमेट वल्नरेबल लो इनकम कंट्री है। ऐसी कंट्री इंडिया भी है, ऐसी बांग्लादेश भी है। इन सब के अंदर में ना तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं लड़ने के लिए, ना ही क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए कुछ मीजर्स यहाँ पर हैं। अगर हम ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट की बात करें जिसका नाम है फूटिंग द बिल, ओके, तो ये इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट ने ये कहा कि देखो, जर्मनी में, ओके, जर्मनी में कह सकते हैं कि डिज़ास्टर आया तो तुरंत जो है वो $29.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर दिया गया। लेकिन पैसिफिक आइलैंड की बनातू कंट्री में जब डिज़ास्टर आया तो वहाँ पर वो पूरी कंट्री पब्लिक डेब्ट में यहाँ पर चली गई, पब्लिक डेब्ट में यहाँ पर चली गई, मतलब कर्ज में डूब गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कंट्री थी लाइक बनातू है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड वाली उनके पास में रिसोर्सेज यहाँ पर हैं। तो वही दिखाया गया है एक एग्जांपल को लेकर के कि भाई कुछ कंट्रीज़ के पास में सेफ्टी नेट है और कुछ के पास में सेफ्टी नेट जो है वो नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जिसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं, डिज़ास्टर आते हैं, उनमें मैक्सिमम एशिया की कंट्रीज़ ही यहाँ पर जो हैं वो होती हैं, जिनमें पॉपुलेशन अफेक्ट भी सबसे ज़्यादा एशिया पैसिफिक की यहाँ पर होती है, और डेथ्स भी सबसे ज़्यादा एशिया और पैसिफिक में ही यहाँ पर होती हैं। तो ऑल रीजन्स में सेम तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, लॉस सभी में होता है लेकिन उतना लॉस नहीं होता। डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें कम अफेक्ट यहाँ पर होती हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर होती हैं। आप देख सकते हो कि हाईएस्ट अफेक्टेड पॉपुलेशन किस पर्टिकुलर एरिया की रही, तो पाकिस्तान की यहाँ पर जो है वो इस बार हाईली अफेक्टेड पॉपुलेशन रही फ्लड्स के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मोस्ट डेथ जो हैं वो आपकी युगांडा के अंदर में हुई, वहाँ पर भी सब आप देखोगे कि फ्लड्स वगैरह की कंडीशंस बनती रहीं। ओके, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। और टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस उसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ओके, ना तो यूएस के अंदर में टॉप 10 अफेक्टेड पॉपुलेशन हुई, ना ही टॉप 10 डेथ देख सकते हो, ये भी कंडीशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ओके, तो ये कुछ सिचुएशन याद रखनी है। अब मैं आपसे सीधे सीधे जो है वो 2 बातें और कर लेता हूँ, फिर हम धीरे धीरे मैगज़ीन को जो है वो कंक्लूड करेंगे। और 2 बातें वो ये हैं कि कंट्री के अंदर में, किसी भी कंट्री के अंदर में लॉस एंड डैमेज को असेस करने के लिए स्पेशली 2 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजीज होती हैं। एक होता है रैपिड नीड्स असेसमेंट, याद रखिएगा। दूसरा होता है पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, रैपिड नीड्स असेसमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। इंडिया इस रैपिड नीड्स असेसमेंट को करता भी है लेकिन डिटेल्ड वाले को नहीं करता, जैसा कि हम पिछली बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। ओके, दोनों के दोनों जो हैं मैंने आपको बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा किए जाते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडीज़ वगैरह के साथ में मिल करके। अगर हम बात करें रैपिड नीड्स असेसमेंट की, तो ये जैसे ही डिज़ास्टर आया उसके तुरंत बाद यहाँ पर की जाती है इमीडिएटली, और इंडिया इसको करता है, मैंने आपको बताया। तो 2 मैथोडोलॉजीज़ हैं, इंडिया एक को तो फॉलो करता है रैपिड नीड्स असेसमेंट को, लेकिन दूसरी को फॉलो नहीं करता है। ओके,
अब जो ये रैपिड नीड्स असेसमेंट है, इसका पर्पज़ यही है कि एक तरीके से तुरंत असेसमेंट यहाँ पर की जाए, इमीडिएट असेसमेंट की जाए, क्या क्रिटिकल इम्पैक्ट हुए या कौन सी प्रायोरिटीज़ एकदम से ज़रूरी हैं, लाइक फूड सिक्योर, मतलब फूड पहुँचाना है, ओके, अब वाटर की सुविधा करनी है, ये सब काम तुरंत जो होने चाहिए वो रैपिड नीड्स असेसमेंट के अंदर में आते हैं। और ये आपको क्लियर कर दिया गया है कि जो पोस्ट डिज़ास्टर नीड्स असेसमेंट है ये लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पर होती है। तो दो ही टूल पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां रहती हैं। 4 कमियां इनके अंदर में मैगज़ीन के अलग अलग हिस्सों में लिखी हुई थी, आपके लिए एक जगह पर आ चुकी हैं। ये कमी है, पहला ये है कि दोनों के दोनों जो असेसमेंट हैं ये कंफ्यूज करते हैं कि ये पैसा जो है वो क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए दिया जा रहा है या फिर जो है वो लॉस एंड डैमेज के लिए दिया जा रहा है। मतलब समझ में नहीं आता, मतलब दोनों की दोनों जो मेथडोलॉजीज़ हैं या फिर असेसमेंट के टूल्स हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग यहाँ पर हैं, ओके, तो आसानी से समझ में भी नहीं आते। दूसरी चीज़ ये है कि जो करंट मेथडोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं दोनों की दोनों असेसमेंट के लिए, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, ओके, सब लोग इनको यूज़ करते हैं, ये फुल स्केल ऑफ लॉन्ग टर्म डैमेजेस को यहाँ पर अकाउंट नहीं करती। अब ये इतनी ज़्यादा डिटेल्ड हैं, उसके बावजूद ये डिसप्लेसमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ पर शांत हैं, मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ये देखो यार, बहुत डिटेल में है, यूपीएससी इतना अंदर गया, अब तो बहुत बच्चों से लिखा भी नहीं जाएगा, ओके, तो आप जस्ट इसको पढ़ लो, नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके अलावा लॉस एंड डैमेज में कुछ डिफरेंसेस भी देखने के लिए मिलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में। अगर हम बात करें और डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग बनाने में बहुत पैसा जाता है, तो उतना ही ज़्यादा नुकसान जो है वो ये लोग दिखा देते हैं, तो फिगर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, ज़्यादा नुकसान जो है वो लोगों को होता है, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लाइवलीहुड को ज़्यादा नुकसान होता है, लाइक पाकिस्तान को। तो आप देखो कि पैसा जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ह्यूमन लाइफ्स गई हैं और उनकी कोई वैल्यू ज़्यादा नज़र नहीं आती। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो एक और कमी यहाँ पर है कि ये जो दोनों असेसमेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं ये आपकी लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डैमेज पर फोकस नहीं करती। मतलब इकोनॉमिक लॉस तो देख लिया, नॉन इकोनॉमिक लॉस का क्या मतलब, मैनग्रोव ख़त्म हुए होंगे थोड़े बहुत, या और भी चीज़ें हैं, कोरल्स वगैरह पर असर पड़ा होगा, ब्लीचिंग हुई होगी, ओके, उन सबको जो है वो ये अकाउंट नहीं करता। तो नॉन इकोनॉमिक अकाउंट्स लाइक कल्चर का लॉस हुआ हो, ओके, या ट्रेडिशंस का लॉस हुआ हो, लैंग्वेज कोई सी कह सकते हैं कि कह सकते हैं एक्सटिंक्शन फेज में चली गई हो, ओके, तो उन सबको जो है वो ये काउंट नहीं करते। आपने भी देख लिया पीछे, तो ये चारों पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो देयर आर इंटरनेशनल प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग लॉस एंड डैमेज, जो कि UNFCCC से बाहर हैं, मतलब लॉस एंड डैमेज का फाइनेंस दिया जाए, ये बात UNFCCC की COP27 मीटिंग्स में होने वाली है। लेकिन उसके अलावा कुछ और बॉडीज़ भी इसमें कुछ काम करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे एक है आपका इंटरनेशनल सोलिडेरिटी फंड, जो कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट कॉल्ड हेनरिक बॉयल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर प्रपोज किया गया था, ओके, ये एक फ़ंड है और ये इसी तरीके का फंड है कि लॉस एंड डैमेज को फाइनेंस करने के लिए नॉन प्रॉफिट एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें लगभग $150 बिलियन को करने की कोशिश है, डेवलप्ड कंट्रीज़ इतना कंट्रीब्यूशन करें 2030 तक, ऐसा काम हो रहा है। तो आप याद रखो कि जो है वो कोई इस तरीके की कोई नॉन प्रॉफिट एजेंसी भी लॉस एंड डैमेज को कवर करने की कोशिश कर रही है, ओके। इसके अलावा आप देखोगे कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, SDR जिनको कहते हैं, इनको पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ओके, अलग अलग कंट्रीज़ को कंपनसेशन देते हैं ना, ओके, सॉरी कंपनसेशन का नहीं, बेसिकली इकोनॉमिक टर्म है, तो आपको उसके बारे में डिटेल में कवर करना पड़ेगा। एलोकेशन देते हैं, डॉलर में ये सब काम किया जाता है, ओके, फॉरेन रिजर्व जो हैं वो हमारे पास आते हैं, तो उस तरीके से इस पैसे को भी खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाएं स्टॉक बॉन्ड वगैरह के ऊपर, या क्लाइमेट डैमेजेस टैक्स लगा सकते हैं। मतलब कहीं से भी आपको क्या चाहिए, लॉस एंड डैमेज के लिए पैसा चाहिए, वो इस नॉन प्रॉफिट से मिले, चाहे स्पेशल ड्राइंग राइट से मिले, या इन तरीक़ों से मिले। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि आखिर लॉस एंड डैमेज का पैसा कहाँ से आएगा। वे फॉरवर्ड के अंदर में आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा एक और ये ग्राफ दिया गया था और इसमें ये बताया गया था कि जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर में, वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, दिस कॉल्ड ह्यूमन इम्प्रिंट, ओके,
तो ह्यूमन जो है वो इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे बात करें 504 इवेंट्स मान लो आए, तो उसमें से 71% ऐसे हैं जो कि ह्यूमन फैक्टर्स के कारण में उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ गई। 9% ऐसे हैं जिन जो कि कम हो गए। ओके, मतलब कुछ किया हो ह्यूमंस ने, कम्युनिटी मैनेजमेंट किया हो या फिर वगैरह वगैरह कुछ। 20% ऐसे हैं जिन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। खैर इग्नोर मारो इतनी सब चीज़ों को। और यहाँ पर बताया गया है 2022 में आए हुए वेदर इवेंट्स के बारे में, जो कि यूपीएससी विद एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि कौन कौन से कुछ इवेंट्स के बारे में लिखिए जो कि 2022 में आए और उनके बारे में। जैसा कि देख सकते हो साउथ अफ्रीका के अंदर में रेनफॉल इवेंट्स यहाँ पर आए, इंडिया और पाकिस्तान में हीट वेव्स आई, यूके के अंदर में टेम्परेचर 40 डिग्री से आगे चला गया, नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर में आप देखोगे कि फ्लड्स की सिचुएशन बन गई, पाकिस्तान में फ्लड आई, और साथ ही साथ वेस्टर्न जो आपका सेंट्रल यूरोप है वहाँ पर ड्रॉट्स की कंडीशन जो है वो बन गई। इसके अलावा चाइना में भी ड्रॉट्स यहाँ पर आए। मैं आपको हर मैगजीन में एक ना एक इवेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है अब तक 20 से 30 इवेंट जो हैं वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ। कहीं पर क्लाउड बस्ट हो रहे हैं स्टेट स्पेसिफिक, लेकिन कहीं पर आप देखोगे कि ड्रॉट्स और हीट वेव्स की कंडीशंस भी यहाँ पर बन रही हैं। तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको याद रखना। मैगज़ीन को मैंने छोटा रखने की कोशिश की है, हालांकि मैं इसको पढ़ा करके घसीट करके 1.5 घंटे तक भी ले जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा का आपके लिए इसमें कोई बेनिफिट रहेगा। आपको जस्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई क्या होता है, किस तरीके से काम होते हैं, असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं, कुछ होता भी है या नहीं होता है, ग्लोबली क्या काम चल रहा है। ओके, और बस इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ओके, और मैगज़ीन खोल के देखोगे तो आपको लग सकता है कि हाँ भाई 10 चीज़ें और काम की है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचना। आपको सोचना है कि आपने पहले ही 50 मिनट की चीज़ें पढ़ ली हैं और यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से एक क्वेश्चन निकालेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉस एंड डैमेज, और आप बताइए कि इसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। ओके, क्यों कंट्रीज़ इसके पीछे भाग रही हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होंगे, ये सब हमने कंसेप्चुअली क्लियर किया है। फैक्ट भी देखे हैं, आराम से एक बैलेंस जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। यहाँ तक आए अच्छी लगी हो तो फिर वो कर देना जो करते हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।